होती है, एक ऑडिटर होती है, दोनों डिफरेंट पार्टी होती है बेटा। मैनेजमेंट की हमेशा कोशिश रहती है ऑडिटर के ऊपर गलतियां निकालना। वो पता है एक दिन मैनेजमेंट आपसे क्या बोली, बेटा हो सकता है कल को तुम भी सीए बन जाओ। तो मैनेजमेंट आपसे, और तो बनने ही हो, मैनेजमेंट आपसे एक बात बोलेगी, तुम क्या सी हो, तुम्हारी रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट क्यों है, उसको तुम सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते, तुम्हें इतनी नॉलेज है तो तुम हमारे अकाउंट्स का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते, तुम 100% सर्टिफाई क्यों नहीं करते, तुम एक अंदाजा क्यों देते हो, तुम्हारी रिपोर्ट में ओपिनियन क्यों होती है, पूरा क्लियर कट ये मैसेज क्यों नहीं होता ये कंपनी फ्रॉड है या नहीं है, तुम हर चीज नजरिए में क्यों बताते हो। उन्होंने, मैनेजमेंट ने एक क्वेश्चन उठा दिया ऑडिटर के ऊपर कि तेरी रिपोर्ट रिपोर्ट क्यों है भाई, सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, तेरी रिपोर्ट पे दुनिया 100% भरोसा क्यों नहीं करती, तेरी रिपोर्ट पे दुनिया 100% भरोसा क्यों नहीं करती। अब इसका कारण हमें ढूंढना है। अब हमने उल्टा पकड़ना है मैनेजमेंट को, हमने पकड़ लिया मैनेजमेंट को, उसको कहा देख इसमें भी मेरी कमी नहीं है, तेरी ही कमी है। ये क्वेश्चन पता है बेटे क्या है, इनहेरेंट इनसेपरेबल लिमिटेशन बताओ ऑडिट की, ऑडिट की ऐसी क्या कमियां हैं, ऑडिट की ऐसी क्या लिमिटेशन है जिससे लोग उसके ऊपर 100% भरोसा नहीं कर पाते, वो रिपोर्ट के रूप में आती है। तो उसका पहला कारण क्या है, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नेचर ऑफ रिपोर्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बता देता हूं पहले। सर ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैंने मैनेजमेंट की बुद्धि पकड़ी, उसको बोला कि इस चीज के पीछे तुम ही जिम्मेवार हो, तुम तुम्हारे जब अकाउंट्स बनाते हो, उसने कहा बनाते हैं, तो क्या तुम एस्टिमेट यूज करते हो, एस्टिमेट, क्या तुम जजमेंट लेते हो, उसने कहा लेते हैं। एक बात बताओ भाई, जब तुम ही एस्टिमेट बेस पे काम कर रहे हो, जब तुम ही जजमेंट बेस पे काम कर रहे हो, तो एस्टिमेट एंड जजमेंट तो 100% सही होती नहीं, उनकी चेकिंग हमें करनी होती है। जब तुम ही एस्टिमेट पे काम करोगे तो हम 100% रिपोर्ट हम कहां से देंगे, तो तुम्हारी कमी है न कि हमारी। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये बात समझ में आ गई, यस और नो, यस और नो। दूसरा, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, हो सकता है बुक के अंदर इसके हेडिंग कुछ अलग हो, लेकिन हमें मेन चीज समझनी, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब क्या है भाई, हमारी ऑडिट डिपेंड करती है तुम हमें कैसे आंसर देते हो, हमें सारी चीज तुम्हारे से पूछनी पड़ती है, या तो तुम हमें कोऑपरेट करते हो या तुम हमसे कोऑपरेट नहीं करते। जब तुम ही यार सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताओगे, डू नॉट डिस्क्लोज, तो तुम ही बातें छुपाओगे, जब मैनेजमेंट ही करप्ट मिलेगी, जब मैनेजमेंट हमें पूरी बात बताए नहीं बताएगी, जब तुम ही हमें काम नहीं करने दोगे, तो यार हम 100% रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये कमी भी किसकी, तुम्हारी, न कि हमारी। तीसरी, टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट, ये क्या है, तुम्हें कम से कम टाइम में अच्छी ऑडिट चाहिए, और जब हम पैसे मांगते हैं तो तुम कहते हैं पैसे इतने थोड़ी ना होते हैं, साइन ही तो करने हैं, तो तुम मतलब क्या है, तुम पैसा तो देना चाहते हो कम और टाइम लगवाना चाहते हो हमारा ज्यादा। तुम्हारा मामला क्या है, एफर्ट्स तो सीए खूब लगा दे और उसको पैसा हम दे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा कर देंगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, जैसी फीस देंगे वैसी ऑडिट कर देंगे। तीसरी कमी है टाइम एंड कॉस्ट की। और चौथी, कुछ अदर फैक्टर होते हैं, कुछ अदर फैक्टर होते हैं, जैसे मैनेजमेंट और कंट्रोल जितने भी होते हैं कंपनी के अंदर, वो फ्रॉड रोकने के लिए होते हैं। अगर खुद मैनेजमेंट ही फ्रॉड का पार्ट बन जाए, अगर खुद मैनेजमेंट ही फ्रॉड का पार्ट बन जाए, तो ऑडिटर कभी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए तुम हरामी हो न कि हम हरामी हैं। फटाफट बताओ, मैनेजमेंट ने आपके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया, इस कहानी के माध्यम से बताओ, मैनेजमेंट ने एक सीए के ऊपर क्या एलिगेशन लगाया। तुम्हारी रिपोर्ट पे 100% लोग भरोसा नहीं करते, उसमें इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, तो तुम क्या आदमी हो। तो इसने क्या जवाब दिया, बोल के बताओ। इसने जवाब क्या दिया बेटा, इसी ने क्या जवाब दिया, हमने कहा तुम हरामी हो, तुम्हारी बुक्स में एस्टिमेट यूज होते हैं, मेरा पेन खत्म हो गया तो आप बोलते जाओ, तुम्हारी बुक्स में एस्टिमेट एंड जजमेंट यूज होती हैं। दूसरा पॉइंट, तुम हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, कॉपरेट नहीं देते। तीसरा पॉइंट, टाइम एंड कॉस्ट का लफड़ा है। फोर्थ पॉइंट, सम अदर फैक्टर, सम अदर फैक्टर,
ये 4 पॉइंट बेटा रट लेना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर अटेम्प्ट के अंदर नॉर्मली पूछा जाता है कि राइट डाउन द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, राइट डाउन द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। वैसे हम इसको भूल जाते, लेकिन कहानी के माध्यम से, एलिगेशन के माध्यम से हम जिंदगी भरी पॉइंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने हमारे ऊपर कमी बताई थी, हमने उल्टा उन्हीं की कमी निकाल दी। ये है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। मैं एक बार पेन उठा लूं, जब तक चारों पॉइंट्स को रिवाइज कर लो फटाफट। जब तक मैं पेन नीचे से लेके आऊं, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लो, प्रिंसिपल एस्पेक्ट फटाफट रिवाइज कर लो। जब तक मैं पेन नीचे तक लेके आऊं, टाइप ऑफ ऑडिट फटाफट रिवाइज करो। ये इनहेरेंट लिमिटेशन का पहला हेडिंग देखना एक बार, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तुम्हारी रिपोर्टिंग ही ऐसी है जिसके अंदर तुम यूज करते हो बेटा, देखो चारों लाइन ये क्यों याद नहीं करनी है, कीवर्ड देख लो। तुम जजमेंट यूज करते हो, जजमेंट के साइड में कोमा लगा के तुम लिख लेना एस्टिमेट, तुम जजमेंट और एस्टिमेट यूज करते हो। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तुम हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते, मतलब कोऑपरेट नहीं करते। 2 पॉइंट कवर। तीसरा, टाइम एंड कॉस्ट का मामला होता है, बैलेंस तुम बनाने नहीं देते, तुम बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा चाहते हो, कॉस्ट तुम्हारी कम से कम लगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम रीजनेबल टाइम में भी ऑडिट चाहते हो और तुम्हारी कॉस्ट भी रीजनेबल हो जाए, ऐसा नहीं होता। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। अदर मैटर, अदर मैटर में पहला ही पॉइंट ले लेना, अगर सीनियर मैनेजमेंट ही फ्रॉड के अंदर कवर है। एक एक पॉइंट उठाने, चारों याद नहीं करने भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्वेश्चन 4 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा सर। किसी जमाने में तो ये क्वेश्चन 8-8 नंबर का भी, मई 2011 का टाइम था, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, 4 से 6 नंबर के हद है, इससे ऊपर का मामला नहीं आएगा। नॉर्मली 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो 4 नंबर में 4 हेडिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा है बैलेंस बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट, बैलेंस बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट, एंड फोर्थ है अदर मैटर, फोर्थ है अदर मैटर। जरा फटाफट एक बार हेडिंग लिखवाना बेटा, जल्दी जल्दी बोलो हेडिंग क्या है। फर्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो भाई। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के 2 कीवर्ड बताओ फटाफट, कीवर्ड क्या है? बहुत बढ़िया, जजमेंट हो गया, एक एस्टिमेट हो गया। सेकंड पॉइंट फटाफट बताओ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सॉरी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हमें ऑडिट में वो क्या नहीं करने देते, क्या नहीं देते हमें? डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इट मींस हम कह सकते हैं कॉपरेशन नहीं करते। थर्ड पॉइंट, इसमें क्या है, वो रीजनेबल टाइम के अंदर रीजनेबल कॉस्ट पे ऑडिट मांगते हैं, जितना गुड़ उतना मीठा भाई। फोर्थ पॉइंट, अदर मैटर, अदर मैटर का एक ही पॉइंट बताओ फटाफट क्या है? सीनियर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो जाती है, वो खुद इन्वॉल्व होगी तो हम कैसे अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट थी, क्या सभी बच्चों को याद होगी? नेक्स्ट, सर काफी है, इतना काफी नहीं होता भाई। अगर आपको 40 दिन में सिलेबस खत्म करना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या लल्लू है, 2 मिनट में सारा मैंने अब तक के जितने पेजेस भी करवाए हैं वो सारा मैंने याद करवा रखा है, हाथ की हाथ। तो कोई मुंह बनाए तो बनाए, फटाफट देखो। नेक्स्ट पे लिखो, पेपर के लायक नहीं है, उसने फिर वो बता दूं नॉट इंपोर्टेंट लिख दो, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम इसको बिना पढ़े चले जाओ, कभी इसके ऊपर अपना टाइम लगा दो। उसने कहा है ऑडिट का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। बेटा दुनिया भर के सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑडिट का बाकी सब्जेक्ट के साथ रिलेशन है या नहीं? बेटा देख ले एक बार, तो मेरा छोटी सी क्लास रहती है, उसके बाद बताता हूँ। क्या ऑडिट बेटा अकाउंट को करीब आ सकती है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्या ऑडिट बिना अकाउंटिंग पढ़े आ सकती है? अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तो ही तो अकाउंटिंग की कमियां पकड़ोगे, यस और नो? अब मैं 2 बातें बोलूंगा, आप सही और गलत बताना। क्या अकाउंटिंग सीखने के लिए ऑडिट सीखना जरूरी है? अच्छा, दूसरा, क्या ऑडिट सीखने के लिए अकाउंटिंग सीखना जरूरी है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा, इसको याद नहीं करना, इसके अंदर यही मामला था। इतना बच्चों का टाइप वाला कोई क्वेश्चन आता नहीं कि अकाउंट के साथ क्या रिलेशन है, फिर लॉ के साथ क्या रिलेशन है, फिर मैथ के साथ क्या रिलेशन है, फिर स्टैट के साथ क्या रिलेशन है, फिर डेटा के साथ क्या रिलेशन है, फिर एफएम के साथ क्या रिलेशन है। जितने सब्जेक्ट है सारे लिख रखे हैं, एक पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो यहाँ,
और क्यू मार्क कर लेना बेटा। ऑडिट के अंदर नोटिंग सबसे मेन होती है, जहां जहां मैं क्यू लिखवाता था उसको मार्क करते चले जाओ, वही उसी में से आपको सारा पेपर मिल जाएगा, डेफिनेटली गारंटी मेरी। ये क्वेश्चन देखो क्या है, ऑडिटिंग एंड बिहेवियर साइंस। क्या हमें बेटा बिहेवियर साइंस से भी ऑडिट का कोई नाता है? बिल्कुल है। तुम बताओ जब तुम ऑडिट करने जाते होगे तो कंपनी के अंदर सारे लोग एक ही माइंड के मिलते होंगे या सबका माइंड अलग अलग होगा? जितनी भी ऑडिट पे जाओगे बेटा हर जगह अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, कोई गुस्से वाला मिलेगा, कोई नरम मिलेगा, कोई चालू मिलेगा, कोई तेज मिलेगा, कोई फ्रॉड मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा, कोई कैसा मिलेगा। क्या लड़ना झगड़ना तुम्हारी फितरत है या हर बंदे को टैकल करना आना चाहिए? यही इस चीज के अंदर लिख रखा है। हमारा ऑडिट बहुत क्लोजली लिंक है किसके साथ? बिहेवियर साइंस के साथ। क्यों सर ऐसा क्यों? जब हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जब हम ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं तो हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है लॉट ऑफ पीपल के साथ, दुनिया भर के लोगों से हमें मिलना पड़ता है बेटा, उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए। जब ह्यूमन बींग्स हमसे मिलती है तो उसको कैसे डील करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। हर बंदे का एक अलग अलग लेवल होता है, तो किसी बंदे से किसी सिस्टम को कैसे डिजाइन करके किससे कैसी बात निकलवानी है। एक बात बताओ तुम मेरे से, मैं तुमसे प्रैक्टिकल पूछता हूं। नॉर्मली ऐसा होता है जब सीए बैंक ऑडिट पे जाता है तो जो मैनेजर होता है बेटा वो अपनी चेयर छोड़ देता है। जैसे मैं भी कई बार जाता था मेरे सीए के साथ, तो जो मेरा सीए एंटर करता था तो बैंक मैनेजर अपनी चेयर छोड़ देता था। ये नॉर्मली रिस्पेक्ट में ऐसा करते हैं, ये लॉ में कहीं लिखा नहीं हुआ बेटा मैनेजर जाएगा तो सीए, सॉरी सीए जब जाएगा तो मैनेजर चेयर छोड़ देगा, ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा। तुम कल को सीए बन गए और किसी बैंक में ऑडिट करने जाते हो और वहां का किसी भी स्टाफ ने तुम्हें चेयर नहीं दी, फटाफट बताओ तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैनेजर की गुद्दी पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके आना कि हरामखोर पता नहीं था सीए साहब आ रहे हैं। या तुम वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने गए हो, अगर वो चेयर नहीं दे रहे तो कोई खाली पड़ी चेयर खुद ही ढूंढ के उसके ऊपर अपनी नोटिंग करके और तुम काम कर लोगे? ये सर नो? अच्छा बेटा दूसरी बात और सुनो, आपने उनसे कोई बात पूछी, जैसे आपने कहा रजिस्टर कहाँ है, और मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, आपने कहा रजिस्टर कहाँ है, उसने कहा नहीं पता। आपने कहा कहाँ रखे मैं उठा लूंगा, उन्होंने कहा नहीं पता। आपने कहा लेजर दे दो, उन्होंने कहा नहीं पता। आपने कहा चेयर दे दो, उन्होंने कहा नहीं देते। बेटा वो आपके अगेंस्ट हैं, तो बेटा गुत्थम गुत्था होना है या रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है? मजा आ गया। मैं आपको एक बात बता दूं, जो जितना कम सपोर्ट करे ना तुम्हारा काम उतना जल्दी खत्म होगा और पैसे पूरे। ऑडिटर को ऑडिट करे चाहे ना करे रिपोर्ट के पैसे पूरे मिलते हैं बेटा। अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करता तो हमें रिपोर्ट के अंदर एक ही चीज मेंशन करनी है, दे डू नॉट कोऑपरेट, दे डू नॉट सपोर्ट। वो हमें सपोर्ट नहीं करे, कोऑपरेट नहीं करे। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम अपनी ऑडिट पूरी नहीं कर पा रहे, और ऑडिट पूरी नहीं कर पा रहे तो हम रिपोर्ट नहीं बना पा रहे, और रिपोर्ट नहीं बना पा रहे तो मैं डिस्क्लेमर जारी करता हूं। क्या आपको पता है डिस्क्लेमर क्या होती है? अब किसी बच्चे को यही नहीं पता तो फिर मामला खराब है ना। डिस्क्लेमर अनेबल टू ऑब्टेन, अनएबल टू ऑब्टेन, वो हमें काम नहीं करने दे रहे। जब काम ही करने नहीं दे रहे तो वहां डिस्क्लेमर का मामला है कंपनी के अंदर। मैं कैसे बताऊं कंपनी से गलत रिपोर्ट बनाई पैसे पूरे? इसका मतलब यहां से एक चीज सेट कर लो, हमें कलम की ताकत दी है। आईसीएआई आपको फोर्स यूज करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता बेटा, थप्पड़ थप्पड़ घुसे लात चलाने की इजाजत नहीं है। कलम की पावर आपके पास है, एक पेन होगा और एक पेपर होगा, उसके ऊपर आप उनकी रिपोर्ट मेंशन कर दो, उनकी खाट अपने आप खड़ी हो जाएगी। क्या आपको प्रैक्टिकल बातें समझ में आ गई? yes. तो जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो इतना नंबर ऑफ टाइम में ऐसा होगा कि आप वहां के स्टाफ से उलझ जाएंगे। बेटा उलझना नहीं है, आपको चुपचाप वो चीज रिपोर्ट में मेंशन करनी है, दैट्स ऑल। यही बात बोलता है बिहेवियर साइंस। ये पॉइंट समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई। इस सब्जेक्ट के साथ आपका क्लोज रिश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बेटा। विधि को भी पता है इसके साथ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप लोगों को नहीं आया ना बेटे तो आपने ऑडिट और सीए की डिग्री जो ली है वो बकवास हो जाएगी। आप रोज लोगों से लड़ोगे। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं, अगर आपके ऊपर कोई भी केस लग गया, गलती सामने वाले की है नहीं, वो तो बाद में कोर्ट पता करेगी। अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन या कोई केस लगता है तो आप सीए की जो आपकी डिग्री है वो आपको थोड़े टाइम के लिए पहली बार चेतावनी दी जाती है। अब सुन लो,
कल को लगता है जैसे बेटा गर्वित है, हर जगह बैंक में तोड़फोड़ करके आता है, मैनेजर के साथ गुत्थम गुत्था मार पिटाई, पूरा बैंक लिपटा पड़ा है और धक्का मुक्की। एक बार दी जाती है आपको चेतावनी, वार्निंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन देता है? आईसीआई। फिर भी आप नहीं माने, दूसरी बार आपको 3 महीने के लिए डीबार कर दिया जाता है। 3 महीने तक आप कोई भी ऑडिट नहीं कर सकते, हाँ जॉब कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं माने तो आपको बेटा बैन कर दिया जाएगा, पूरी जिंदगी ऑडिट नहीं कर सकते, आप जॉब कर सकते हैं। फिर भी आप नहीं माने, आपने हर जगह गुत्थम गुत्था जारी रखा, तो इंस्टीट्यूट स्टेप ले सकता है, आपकी डिग्री को ही परमानेंट बैन कर सकता है। फिर भी आप नहीं मान रहे तो इंस्टीट्यूट ऐसा भी जारी कर सकता है कि आप दोबारा जिंदगी में सीए नहीं बन सकते, बस आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। कई बंदे ऐसे होते हैं कि एक बार डिग्री छीन गई तो क्या हो गया, दोबारा क्वालिफाई कर देता। ऐसा नहीं है, उनके पास लॉट्स ऑफ मेजर हैं। जैसे आप मार्केट में गड़बड़ करोगे, वो आपके ऊपर आईसीआई वैसे ही हथियार चला सकता है। क्योंकि अगर मान लो कोई सीए चोरी करता है, जैसे गर्वित ने चोरी करी और गर्वित के पास डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो पेपर में ऐसा नहीं आएगा न्यूज़पेपर में गर्वित ने चोरी की, पेपर में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चोरी की। तो ऐसा करने से एक बंदा बदनाम हुआ है, पूरा प्रोफेशन बदनाम हुआ। इसलिए हमारे आईसीआई ने मेजर बना रखे हैं, मेजर मैंने आप लोगों को समझा दिए। तो पूरी लाइफ में बेटा आपको कोशिश करनी है आपके ऊपर एक सिंगल केस भी ना आए। केस आ गया तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ जाएगा, सारी ऑडिट आपके हाथ से छिन जाएंगी। तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करना था। बाकी आपके होमवर्क हैं, पढ़ो तो तुम्हारा दिल, ना पढ़ो तो तुम्हारा दिल नहीं। तो ये क्वेश्चन पेपर में आने के लायक नहीं बेटा। ऑडिटिंग का मैथ का क्या रिलेशन है? ऑडिट का इसका एक ही में दम है बिहेवियर साइंस के साथ, दूसरे में थोड़ा सा दम है लॉ के साथ। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, यहाँ पे इंपोर्टेंट मार्क कर लो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। फटाफट चलो आगे। अगर नहीं थके हो तो एक ऐसे करा दूं भाई, फटाफट बोलो बेटा, एक ऐसे भी तो करवाना है मुझे। कैसे करवाना? हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे बेटा, एक एक ऐसे डेली की क्लास में हमारे लिए करना जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे 200 हम कंप्लीट करेंगे। जब तुम ये बुक पलटोगे, ऐसे पलटोगे। अच्छा, एक छोटा सा होमवर्क और भी था। ये वो लिस्ट है बेटा जिसमें बता रखा है ऐसे 200 का नाम क्या है, फिर 210 का नाम क्या है, 220 का नाम क्या है, 230 का नाम क्या है। तो मैंने उस दिन भी लिखवा दिया था, फिर मैं आपको बता दूं 265 तक के ऐसे के नाम आपको याद होने चाहिए। एक बात, स्टेटमेंट, गाइडलाइंस, ये ऐसे 220 है, ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे। आज जो काम हम करेंगे वो है ऐसे 200। क्या आपको दिख रहा है ऐसे 200? सबसे पहला ऐसे है, हार्डली 5 से 7 मिनट लगाएंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। फास्ट रीडिंग में ऐसे को कैसे लर्न करना है ये हम सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले ऐसे का सार पढ़ो। सार होता है उसके नाम में उसका काम छिपा होता है। ऐसे का नाम बोल के बताओ पूरा क्या है? ओवरऑल। ऑडिटर नहीं बेटा, ऑडिटर के आगे बोलो क्या वर्ड है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑडिट जो कंडक्ट करता है वो ऐसे के अकॉर्डिंग करता है या बेटा अपनी मन मर्जी से करता है? मेरे को आंसर दो। ऑडिटर जो भी ऑडिट करेगा वो ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करेगा। यही बात ऐसे 200 के अंदर समझाई है। अब मैं आपको इस ऐसे को एक बार फास्ट करके दिखाता हूं कि फास्ट वे में किसी ऐसे को कैसे कंप्लीट करना है। बेटा जब आपका एग्जाम हो और कोई चीज आपने नहीं पढ़ रखी तो उसको फास्टली कैसे परफॉर्म करते हैं, फटाफट देखिएगा। हेडिंग्स पे जाएंगे और कीवर्ड पे जाएंगे। पहला वर्ड ऑडिटर के, जब हम ऑडिट करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताओ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही दो है बेटा जो हमने पहले पढ़े थे। एक तो हम रिपोर्ट जारी करते हैं, उस रिपोर्ट के अंदर आप मुझे फटाफट एक चीज बताओ, ये तो मैं भूल ही गया था बताना। उस रिपोर्ट के अंदर हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, लगभग, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% सर्टिफाई। बताइएगा, हम ये देते हैं, ये देते हैं? ये वर्ड याद कर लेना बहुत पक्के से, रीजनेबल रीजनेबल रीजनेबल। हम ये रीजनेबल एश्योरेंस हम ऑब्टेन करना चाहते हैं कंपनी वास्तव में फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है या नहीं। क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट में गलती वलती फ्रॉड व्रॉड है या नहीं, ये एश्योरेंस हम जानना चाहते हैं। और एश्योरेंस जान के हम उसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं। ऑडिट के नहीं, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। ऑडिटर के सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट, रीजनेबल एश्योरेंस पता करना कंपनी कैसी है, और पता करने के बाद उसकी रिपोर्ट मेंशन करना। फटाफट ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव 2 हो गए नहीं होगी? जल्दी बोलो क्या है? हो गए पापा।
इनसे पूछ लो बेटा, फटाफट बताओ भाई। कैसे बोल दूं? ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, हमारा स्टैंडर्ड ऑडिटर से क्या चाहता है, हमारा ऑडिटर कैसा हो। लिख लेना साइड में ये बात है, ऐसा लिखने से तुम्हें क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जाएगी। हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स बताता है। हमारा ऑडिटर कैसा हो जो एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करता हूं, जहां जहां अंडरलाइन करो बेटा वहां अंडरलाइन करना। हमारा ऑडिटर कैसा हो जो एथिकल, हेडिंग्स देख लो, जो एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, जिसके अंदर इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर कूट कूट के भरा हुआ हो, जो माइंड से भी इंडिपेंडेंस और जो अपीयरेंस से भी इंडिपेंडेंट होना, तो होना चाहिए क्या, इंडिपेंडेंट, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, तन मन से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इसको एक लाइन में कवर करो, हमारा ऑडिटर कैसा हो, एथिकल नेचर वाला हो। क्या फास्ट फॉरवर्ड पहला पैराग्राफ समझ में आया, ये सर नो? फास्ट फास्ट दूसरा, हमारा ऑडिटर कैसा हो, दूसरी क्वालिटी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला हो। अब जिन बच्चों ने बेटा लास्ट क्लास या उससे पहले क्लास लगाई थी, इसमें मैंने बताया था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है, बिना देखे बताना क्या होता है। शाबाश। और मैंने साथ के साथ ये भी बताया था, क्वेश्चनिंग माइंड रखने से आपका फायदा होता है नुकसान होता है। शाबाश। और तीसरी बात है, तुम्हें कहां ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए, शाबाश बेटा, एक सेकंड के अंदर पूरी चीज दिखाता हूं, मेरे को स्वाद आता है बेटा। मीनिंग देखिएगा, एक एटीट्यूड होता है जो क्वेश्चनिंग माइंड का होता है, जो बीइंग अलर्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। डन। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट्स के अंदर बता रखा है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करने से होता क्या है, हमने कहा रिस्क कम हो जाता है, किस चीज का, कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें ओवरलुकिंग छूटती नहीं है, कंक्लूजन ड्रॉ करने में आसानी हो जाती है, हम गलत वलत एजम्पशन लेते नहीं, जब हर स्टेप पे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा, तो रिस्क क्या हो जाएगा, कम। थर्ड पॉइंट, कहां आपको ज्यादा स्केप्टिसिज्म रखना है, जहां ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी करते हो, जहां आपको रिलायबिलिटी पे शक होता हो, जहां फ्रॉड होने के चांसेस हो, जहां सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं, क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं। अब बेटा इसको रटना है या तुमने समझा, जल्दी बोलो। रटना। लल्लू समझना। पहली क्वालिटी हमारे ऑडिटर की कैसा हो, जल्दी बोलो बेटा, कैसा ऑडिटर हो। समझना। दूसरी क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी, प्रोफेशनल जजमेंट लेता हो, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करता हो या प्रोफेशनल जजमेंट लेता हो। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब पता है क्या होता है बेटा, जो आज तक के अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग, अपनी एटीट्यूड, अपने अकाउंटिंग, अपने एथिकल, अपने ऑडिटिंग, अपने स्टैंडर्ड्स, सारी फैक्ट्स एंड फैक्ट एविडेंस के आधार पर जो डिसीजन लेता है, ऐसे बंदे को बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट वाला बंदा। क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया, क्या आपको मीनिंग समझ में आ गया। रिक्वायरमेंट से छोटा सा कट लगा लो, रिक्वायरमेंट का यहां पे कोई यूज नहीं है। फोर्थ पॉइंट, और हमारा ऑडिटर कैसा हो, जो कैसे एविडेंस लेता हो, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेता हो। अब मैंने क्लास के अंदर बेटा मतलब बस बता रखा है, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मतलब, तो हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए भाई, जो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेता हो। और पांचवा पॉइंट, हमारा ऑडिटर ऐसा हो जो एसए के अकॉर्डिंग ऑडिट करता हो। अब पांचवें पॉइंट को अलग से इंपॉर्टेंट और अलग से क्यों मार्क कर देना, क्योंकि पांचवा पॉइंट सेपरेट पूछा जा सकता है। फटाफट फटाफट बिना देखे मुझे 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ऑडिटर कैसा हो, जल्दी जल्दी बिना देखे हमारा ऑडिटर कैसा हो। फर्स्ट पॉइंट था बेटा एथिकल होना चाहिए, और एथिकल के की पॉइंट्स पता है आपको, तुम्हें इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म के 2 पॉइंट कीवर्ड फटाफट, बीइंग
क्वेश्चनिंग माइंड, इससे क्या होगा, फायदा होता है, अनयूजुअल चीजें ओवरलुक नहीं होती, कंक्लूजन ड्रॉ करने में मदद आता है। कहां ज्यादा शक करना है, जल्दी बताओ, शक ज्यादा कहां करना है? जहां कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस हो, तो रिलायबिलिटी पे आपको शक हो, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो और फ्रॉड का मामला हो, छाप लो माइंड में डिटो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताओ ऑडिटर की कैसी हो? जजमेंट लेता हो, अपनी ट्रेनिंग, अपने एक्सपीरियंस, अपने इंस्टीट्यूट के आधार पर, स्टैंडर्ड्स के आधार पर काम करता हो। फोर्थ पॉइंट, एविडेंस कैसे लेता हो? सफिशिएंट मतलब क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी। पांचों पॉइंट फटाफट, कैसे ऑडिट करता हो? आपने मिनटों में ये चीजों को याद करना सीखा। मैं फास्ट वे में कैसे ऐसे को याद कराऊंगा ये आपने सीखा, और सारे ऐसे ऐसे याद कराऊंगा। पहले ओवरऑल ग्रिप बनाना हेडिंग्स की, फिर उसके अंदर कीवर्ड्स की ग्रिप बनाना। जब कीवर्ड्स की ग्रिप बन जाए तो पांचवा पॉइंट है वो ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट करता हो। लेकिन इस बात को मैं समझाऊंगा और समझाने के बाद ये पांचवा पॉइंट आपको होमवर्क दूंगा। अब फटाफट सोच के बताना, मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूं, क्या सारे ऐसे फॉलो करने हैं या रेलिवेंट ऐसे फॉलो करना है? यस और नो? यस। सारे ऐसे जरूरी नहीं फॉलो करने, और रेलिवेंट कौन सा है वो ऐसे फॉलो करना है। तो एक बात का आपने आंसर दीजिए यस। दूसरी बात, रेलिवेंट ऐसे की जरूरी नहीं सारा ऐसे लगे, रेलिवेंट ऐसे की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है या इररेलिवेंट रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है? रेलिवेंट ऐसे की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। दो बात तो तुमने बिल्कुल सही बता दी। तीसरी बात, क्या तुम ऐसे से डिपार्ट कर सकते हो, ऐसे से बाहर जा सकते हो, मतलब ऐसे ने जो बोला वैसे काम ना करके अलग तरीके से काम कर सकते हो? नहीं। नॉर्मली आंसर नहीं है, लेकिन मैं कहूं अगर बेटरमेंट हो रही हो, ऐसे ने कहा है चार चीज चेक करनी है और तुम्हें लग रहा है यार यहाँ तो छह चीज चेक कर लेनी चाहिए, तो क्या बेटरमेंट के लिए आप ऐसे से ज्यादा काम कर सकते हो? नो सर। बहुत बढ़िया। अगर तुम वहां पे ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट नहीं कर पा रही, ऐसे ने कहा था तुम्हें इंडिपेंडेंट रह के काम करना है, किसी से दबना नहीं है, रिपोर्ट बढ़िया बनानी है, अगर तुम ऐसे के ऑब्जेक्टिव को वहां पूरा नहीं कर पा रही, वहां मैनेजमेंट कुछ ऐसी है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बालवीर को बुला। रिपोर्ट में शाबाश। पांचवें पॉइंट के हेडिंग देखो, रेलिवेंट ही ऐसे को कॉम्प्लाई करना है, सारे ऐसे रेलिवेंट नहीं होते, रेलिवेंट ऐसे को कॉम्प्लाई करना है। दूसरा, ऐसे के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, रेलिवेंट ऐसे की रेलिवेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। और अगर तुम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पा रहे ड्यू टू मैनेजमेंट की वजह से या किसी भी कारण से, तो दो ही काम करने हैं, या तो वहां से भाग जाओ, काम खत्म करके विड्रॉ कर लो वहां से, और अगर विड्रॉ नहीं करते फिर रिपोर्ट के अंदर मेंशन करो वो चीज कि यहां डिस्क्लेमर है या क्वालिफाइड है। तो ये चारों हेडिंग पांचों पॉइंट के सब हेडिंग है, ये चारों पॉइंट अलग से याद करने हैं और इनका मैटर पढ़ना है। ये आपका होमवर्क। रिवाइज करो ऐसे 210, सॉरी ऐसे 200, फटाफट नाम बताओ, जल्दी बोलो भाई नाम। नाम। दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटर के, जल्दी जल्दी बोलो कौन से कौन से? रीजनेबल एश्योरेंस, रिपोर्टिंग करनी। दूसरा क्वेश्चन, हमारा ऑडिटर कैसा हो, पांच क्वालिटी फटाफट। एथिकल, वर्ड मत भूला करो यार, एथिकल। दूसरा, तीसरा, कल बुलाया था। तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके चार पॉइंट, रेलिवेंट ऐसे, रेलिवेंट रिक्वायरमेंट, ऐसे का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, नहीं हुआ तो अब बताओ मेरे हिसाब से आज का ऑडिट का काफी है, यस और नो? कल की क्लास में आने से पहले बेटा सारे क्वेश्चन याद हो तो क्लास में जुड़ जाना। एक भी क्लास में नहीं जुड़े अपनी मर्जी से कि मैं एक दिन में याद करके बाद में जुड़ जाऊंगा, अलाउड नहीं है, भगो यहाँ से। और टाइम कितना हो गया फटाफट बताओ, टाइम कितना हो गया जल्दी बोलो। 9:20।
आ, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 से 7 मिनट का, उसके बाद मिलते हैं। EI इसका स्टडी मेट तैयार रखना।